हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो विसर्ग संधि आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी संधि का हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने स्वर संधि पढ़ी, फिर व्यंजन संधि। आज संधि का तीसरा दिन है, तो हम यहाँ पर विसर्ग संधि देखेंगे। तो देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो देखिए मनोहर शब्द बना है, ये बना है मनहा प्लस हर से, और यहाँ पर विसर्ग का अ हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए विसर्ग का या तो आपको ओ होता हुआ मिलेगा, या रा, या शा, ये वाला, या ये वाला सा, या दंत सा। ये पांच परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं विसर्ग से। यानी विसर्ग से पहले देखिए हम बात करें, जो विसर्ग का परिवर्तन होता है इन पांच चीजों में होता है। और जो विसर्ग के बाद आपको या तो स्वर मिलेगा या व्यंजन, यानी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होने पर जो विसर्ग में परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने स्वर से स्वर का मेल पढ़ा, स्वर संधि, और स्वर का व्यंजन का, व्यंजन से व्यंजन का, या व्यंजन का स्वर का, किस में पढ़ा? व्यंजन संधि में। इसमें हम पढ़ रहे हैं विसर्ग का मेल स्वर के साथ या विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए पांच परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। या तो ओ, विसर्ग जो होगा ओ में बदल जाएगा, या रा में, या शा में, या सा में, या सा में। तो यहाँ पर मनोहर शब्द में कौन सी संधि है ये पूछा है, तो विसर्ग संधि है। ठीक। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है अंतः प्लस धान का शुद्ध संधि रूप है। अंतोधान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान या अंतस धान। तो यह शब्द बना है अंतः प्लस धान। अब देखिए, अभी मैंने आपको कराया था मनोह प्लस हर से, मनः प्लस हर। अब इन दोनों के लिए जो हमारा रूल है वो सेम है। कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर विसर्ग से पहले आपको आ, फिर विसर्ग इस तरह से, और इसके बाद या तो आ मिलेगा, या स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, या चौथा वर्ण, या पांचवा वर्ण, या अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन है या रा लावा वो हो सकते हैं, या हा। तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यह है पहले वाले नियम में, जैसे हमने पहला प्रश्न पढ़ा मनहा प्लस हर। तो यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग से पहले यहाँ पर देखिए आ है, और इसके बाद हा जो इस सूत्र में है। तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया। ठीक। अब इस वाले में अगर हम देखें अंतः प्लस धान में, तो यहाँ विसर्ग का देखिए होना तो ओ चाहिए, यानी विसर्ग से पहले आ है, और जो धा है ये चौथा वर्ण है, ये वाला स्पर्श व्यंजन में चौथा है, जैसे ता, था, दा, था। तो ये चौथा वर्ण है, तो ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओ ना होकर के रा में परिवर्तित होगा। तो इस नियम का अपवाद कह लो, अपवाद, या विशेष नियम कह लो। विशेष नियम, इस विशेष नियम में दो शब्द आते हैं, एक है अंतः, एक है पुनः। इनके लिए यह नियम परिवर्तित हो जाता है, यानी कि विसर्ग का ओ ना होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर रा होगा। जैसे अंतः प्लस धान से बनेगा अंतर्धान, हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये शब्द, वर्तनी शुद्धि में भी पूछता है कि अंतर्धान की वर्तनी शुद्धि में बताइए। जैसे अंतर्ध्यान दे देगा और अंतर्धान, तो इसको अंतर्ध्यान लगाते हैं बच्चे ज्यादातर, जबकि शुद्ध रूप क्या है? अंतर्धान है हमारा। ठीक। तो इम्पोर्टेंट है वर्तनी शुद्धि से भी ये शब्द अंतः प्लस धान बन जाएगा अंतर्धान, विसर्ग से यहाँ पर रा हो गया। और जो पुनः है, तो देखिए हम बात करें पुनः प्लस जन्म की। अब जो जा है, यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले यहाँ पर ना के बाद में आ स्वर है, और इसके बाद में चा, छा, जा। जो जा है वो तीसरा है, तो इस नियम के अनुसार ओ होना चाहिए, लेकिन ये दो शब्द ऐसे हैं जो ओ ना होकर के यहाँ पर रा ही आपको नजर आएगा। अंता प्लस दान से अंतर्धान, और पुनः प्लस जन्म क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म बन जाएगा। पुनर्जन्म। तो इन दो शब्दों का हम खास करके ख्याल रखेंगे, अंता और पुनः का। इनके बाद ओ ना होकर के रा में परिवर्तित होता है विसर्ग, और बाकी सब में ओ हो जाएगा। ठीक।
तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये शब्द बना है निहि प्लस धन से, तो इसमें हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। इसके लिए क्या रूल है? तो देखिए इसके लिए रूल है यानी विसर्ग का र हो जाना। तो एक तो विसर्ग का रा दो शब्दों के लिए उसमें होता है पुनः प्लस जन्म के साथ, और इन दो शब्दों के अतिरिक्त कहाँ पर होता है? तो देखिए आ या आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर होगा यहाँ पर, या और इसके बाद कोई अन्य स्वर, और यहाँ पर आपको विसर्ग मिलेगा, और उसके बाद बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा या अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तब ये जो विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह प्लस धन क्या हो गया? निर्धन यहाँ पर हो गया, ठीक। और निह प्लस बल क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा यहाँ पर। पा फा बा, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, तो विसर्ग से पहले छोटी ई है, ठीक। यानी इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ पर ना व्यंजन निकलेगा, और इसको सहायता देने के लिए ई, फिर इसके बाद विसर्ग है। और यहाँ पर देखिए पा फा बा, तो जो है तीसरा है, ठीक। यानी कि तीसरा है स्पर्श व्यंजन का। तो इसके अनुसार जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निर्बल। ऐसे ही शब्द है एक निहि प्लस धारण, क्या बन जाएगा? निर्धारण, निर्धारण बन जाएगा। या और एग्जाम्पल देखें, जैसे दुह प्लस जन, क्या बन जाएगा? दुर्जन बन जाएगा। ये हमारी डिटेल क्लास चल रही है, इसके बाद हम रिवीजन लाएंगे इस पर, यानी तीनों संधियों के प्रश्न मिक्स होंगे, और वहां पर हमारी रैपिड टेस्ट चलेगी एक तरह से, यानी प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो ये तीन फार्मूले मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है दुशासन का संधि विग्रह होगा। अब ये जो रूल है ये है विसर्ग से शा में परिवर्तन, यानी विसर्ग का शा कब बनता है? तो दुशासन का संधि विग्रह होगा दुष प्लस शासन, दुशासन, दुह प्लस शासन या इनमें से कोई नहीं। तो ये रूल भी लिख लेंगे दोस्तों हम। ये रूल क्या है? तो ये रूल है, देखिए यहाँ पर आपको कोई स्वर, कोई सा भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग नजर आएगा, और यहाँ पर देखिए चा या छा या शा खुद में हो। इस शा को क्या कहते हैं? तो इस शा को हम कहते हैं तालु शा। क्या कहते हैं? तालु शा कहते हैं। और जो देखिए चा छा है ये भी तालु ही वर्ण है, यानी इनका उच्चारण भी तालु सा होता है, तालव्य वर्ग में आएंगे ये, ठीक। तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि चा छा के साथ अगर विसर्ग का मेल होगा तो जो ये तालव्य वर्ण है तालु शा में ही चेंज होंगे शा में। एग्जाम्पल दुह प्लस शासन, यही प्रश्न का देख लें, दुह प्लस शासन। अब यहाँ पर देखिए स्वर है, ये देखिए जो विसर्ग है स्वर के बाद है, यानी हम इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ से दा निकलेगा, और दा को सहायता देगा छोटा ओ, फिर इसके बाद विसर्ग है, इस तरह से। तो ये वर्ण विच्छेद मैंने वर्णमाला वाली क्लास में कराए थे आपको डिटेल से, और वहाँ ये भी कहा था कि देखिए वर्णमाला की जितनी अच्छी हमें जानकारी होगी उससे हमें बहुत ही फायदा मिलेगा संधि में। तो यहाँ के तालुशा ये सा वो सा जो बताना ये सब मैंने वर्णमाला में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक स्वर आया, स्वर के बाद विसर्ग है, और उसके बाद देखिए इन तीन वर्णों में से हमें श मिल गया। जब तीन वर्णों में से ही मिला तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो परिवर्तन होगा तालु शाह में ही होगा। तो अब देखिए इस विसर्ग को चेंज कर दो तालु शाह में, और इस पर देखिए हल लगा हुआ है इस तरह से दुष, तो ये हो जाएगा दुशासन। तो देखेंगे दुह प्लस शासन से बना है दुशासन, यानी शाह यहाँ पर आता है। पांच परिवर्तन ही देखने को मिलते हैं विसर्ग से, या तो देखिए आपको ओ होता मिलेगा, या रा के नीचे हम यहाँ पर हल लगा रहे हैं इस तरह से, या आपको तालुशा, या मूर्धा सा में परिवर्तन,
या सा में परिवर्तन, इसको कहते हैं दंत सा। ये 5 परिवर्तन ही होते हैं विसर्ग से, विसर्ग संधि में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 5वां। निष्कलंक का संधि विग्रह होगा नि प्लस कलंक, निहि प्लस स्कलन, या निहि प्लस कलंक, या निहि प्लस कलंक। तो यहाँ पर देखिए या इनमें से कोई नहीं। तो यह बना है निहि प्लस कलंक से, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो गया। अब इसके लिए रूल क्या है, यानी विसर्ग का मूर्धथ सा में परिवर्तित होने का क्या नियम है। तो देखिए विसर्ग से पहले आपको ई या छोटा ओ मिलेगा, उसके बाद विसर्ग, और इसका जो मेल होगा ना, देखिए इसे मूर्धा सा कहते हैं। और जो वो तालुष्य चेंज हो रहा था, तालव्य वर्ण से ही चेंज हो रहा था, चार छह तालव्य वर्ण है हमारे। तो यहाँ पर मूर्धा वाले ही आएंगे। और मूर्धा वाले कौन कौन से होते हैं, तो मूर्धा वाले जैसे टा और ठा। तो पहले तो देखिए टा आ सकता है या ठा होगा, लेकिन ये जो विसर्ग है ये का के साथ और खा के साथ भी चेंज होगा। और यहाँ पर हम बात करें पा के साथ और फा के साथ भी चेंज होगा। यानी अगर ई और ऊ उसके बाद विसर्ग और इसका जो मेल हो रहा है, तो का खा से हो रहा है, या टा ठा से हो रहा है, या पा फा से हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है ये सा में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरह से, तो जैसे निहि प्लस कपट, क्या बन जाएगा इसका, तो यहाँ पर देखिए का है तो ये बन जाएगा निस कपट। ठीक, और एग्जाम्पल अगर हम देखें इस तरह से, जैसे निहि प्लस पिराड़, तो ये बन जाएगा निष्पिराड़, निष्पिराड़ बन जाएगा। या और सब देख लो, दोहु प्लस कर्म देख लो, तो बन जाएगा ये दुष्कर्म। सही है। और एग्जाम्पल देखें जैसे हम, जैसे एग्जाम्पल है धनु प्लस टंकार, तो ये बन जाएगा धनुष, धनुष टंकार, इस तरह से। तो देखिए ट और ठ जब होंगे तब तो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्धन्य वर्ण है तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा मूर्धा सा में ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ क ख और प फ भी हम याद रखेंगे। ठीक, तो ये 5वें नंबर का हमारा प्रश्न था। छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा दुस प्लस तर, दुष्तर, दुह प्लस तर, या दुर प्लस तर। देखिए ये कौन सा सा है, यानी विसर्ग का इस वाले दंत सा में परिवर्तन। तो विसर्ग का दंत सा में परिवर्तन कहाँ पर होगा, तो देखिए कोई स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग आता ही है। इसके बाद हम बात करें या तो ता या था या सा। कहने का मतलब यह है, देखिए ता और था ये भी हमारे कौन से हैं, दंते वर्ण हैं। तो स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद ता था या सा, ये हो तो इस विसर्ग का दंत सा में ही परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप एग्जाम्पल है हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा मनस्ताप। ठीक, और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नी प्लस संतान, तो यह बन जाएगा निस संतान, इस तरह से। यानी विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, दंत सा में चेंज हो जाएगा। यह जो शब्द बना है प्रश्न वाला, यह बना है दुह प्लस तर से। अब यहाँ पर क्या है, दंते वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है ये दंत सा में ही चेंज हो जाएगा, इस तरह से दुस्तर। आप कहेंगे सर आधा क्यों हो रहा है विसर्ग का, मैंने आपको बताया देखिए 5 में चेंज होगा, या तो औ में चेंज होगा या रा में। तो रा में विसर्ग यानी जिसके नीचे हल लगा हुआ है, हल का मतलब होता है आधे में चेंज होता है ये, या तालुशा में, या दंत सा में, या मूर्धा सा में। तो इनके नीचे हल का मतलब है ये कैसे व्यंजन है, आधे व्यंजन है। और व्यंजन का शुद्ध रूप कहलाता है ये जो हल लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं हम हल। और हल लगे व्यंजन को कहते हैं हलन। ठीक, हलन, इसका मतलब होता है अंत में हल लगा हुआ।
सही है, हलंत का मतलब होता है अंत में हल लगा हुआ। और जिसके साथ व्यंजन लग जाए, जो व्यंजन लग जाता है तो ये हल हट जाता है। जैसे रा के साथ अगर हम आ स्वर लगा दें, जब आ स्वर लगा देंगे तो ये जो नीचे हल लगा हुआ है, ये हट जाएगा और ये हो जाएगा रा। अब ये जो रा है इसको हम हलंत ना कह करके इसको कहेंगे अजंत, यानी जिसके अंत में अच लगा हुआ है, अच। और अच कहते हैं हम स्वर को। तो स्वर का दूसरा नाम भी है अच, ठीक। जिसके अंत में अच यानी स्वर लगा हुआ हो वह बन जाता है अजंत, और जिसके अंत में हल लगा हुआ हो वह होता है हलंत, ठीक। और जो हल लगे व्यंजन होते हैं इस तरह से आधे, यही शुद्ध व्यंजन होते हैं, वास्तविक व्यंजन होते हैं। तभी हम इनका उच्चारण नहीं कर पाते। इनके उच्चारण के लिए हमें सहायता पड़ती है स्वर की, सही है। तो दुस्तर का संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस तर। अगला प्रश्न देखते हैं, नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नम प्लस इसकार, नमः कर, नमः प्लस इसकार, या नमः प्लस कार। कौन से नंबर का प्रश्न है? तो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 7 होने वाला है, प्रश्न नंबर 7। तो देखिए यह बना है ऑप्शन डी से, यानी नमः प्लस कार से, नमः प्लस कार से। देखिए दो शब्द याद रखेंगे, एक कर और एक कार। तो प्रायः यानी कि देखिए ये 100% सही बात नहीं है, इसलिए मैं प्रायः कह रहा हूँ, यानी 90% ऐसा होता है कि अगर आपको कर या कार से विसर्ग का मेल होता हुआ मिले, तब क्या होता है, ये विसर्ग जो होगा, अगर विसर्ग का मेल कर या कार से होगा तो विसर्ग जो होगा अधिकतर सा से परिवर्तित तो हो जाएगा। जैसे हम बात करें सिरह प्लस कर की, तो ये बन जाएगा सिरेश कर। जैसे ये नमः प्लस कार क्या बन जाएगा, नमस्कार, इस तरह से। नमस्कार किससे बना, नमः प्लस कार से बना है। अगला एग्जाम्पल है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, नी प्लस रोग, नी रोग, या नी रोग, या नी रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विसर्ग के बाद जब आपको रा मिले तो विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है, और उससे पहले जो भी स्वर होगा वह स्वर दीर्घ हो जाता है। तो ये जो निरोग बना है ये बना निहि प्लस रोग से, निहि प्लस रोग से। अब यहाँ पर जो विसर्ग का मेल है वो रा के साथ हो रहा है, तो जब भी आपको विसर्ग का मेल रा के साथ होता हुआ मिले तो विसर्ग का लुप्त होना यहाँ पर पाया जाता है। लुप्त का मतलब है यहाँ पर इसके परिवर्तन में कुछ नहीं आएगा। और जो इससे पहले आपको यहाँ पर देखिए लघु स्वर दिखेगा, वो लघु स्वर बदल के दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा और नी रोग से बन जाएगा नीरोग। ऐसे ही जैसे एक शब्द है निहि प्लस रव, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद रा है, तो ये विसर्ग क्या है, लुप्त हो जाएगा, और इससे पहले जो ये हिरस्व स्वर है यानी लघु स्वर, ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बन जाएगा नीरव। सही है, शब्द क्या बनेगा, नीरव। ऐसे ही एक शब्द है निहि प्लस रस, विसर्ग का मेल रा के साथ हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि, थोड़ी सी टफ है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ से प्रश्न भी ज्यादा देखने को नहीं मिलते। सबसे ज्यादा प्रश्न हमें स्वर संधि से देखने को मिलते हैं। उसके प्रत्येक नियम जो मैंने आपको बताए उसको आपको याद रखना है, उसमें ना ही कोई अपवाद है और सीधी सादी है, सही है। तो ज्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं हमारे स्वर संधि से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज हमारी संधि की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम संधि के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। और मिक्स क्वेश्चंस देखने के बाद हमारी जो संधि ये चैप्टर है ये आपकी उंगलियों पर होगा, यानी अब कुछ बचा ही नहीं है। पूरे डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, स्वर संधि, उसके सारे नियम बताए, व्यंजन संधि और आज विसर्ग संधि। अब हम इसका टेस्ट एक देखेंगे, 50-60 क्वेश्चंस का टेस्ट लगा देंगे, फिर हमारी संधि पूरी समाप्त। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।